एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुपमा का मन बहुत उदास और अशांत होता है। वह कैफे में एक कोने में बेहद गुमसुम बैठी होती है और उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ नजर आ रही होती है। अनुपमा को इस तरह मायूस देखकर दिग्विजय उसके पास आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश करने लगता है। दिग्विजय का अंदाज थोड़ा मजाकिया और संगीतमय होता है। वह गुनगुनाते हुए और गाने गाकर अनु से बात करने का प्रयास करता है ताकि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए परेशानियों से हट सके। वह अनु का मूड ठीक करने के लिए उससे मुस्कुराकर पूछता है कि अनुपमा जी, क्या आपके लिए गर्मा गर्म या एकदम फ्रेश जूस बनाकर लेकर आऊं? अनु बहुत ही धीमे स्वर में सिर हिलाते हुए मना कर देती है और कहती है कि नहीं सर, इच्छा नहीं है। प्रेम को एक साथ देखते हैं। मोटिबा बहुत ही शातिर और सोचे समझे अंदाज में प्रेम के दिमाग में अनुपमा के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कर रही होती है। वह प्रेम को प्यार से समझाते हुए कहती है कि टिंकू, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि राही ने जानबूझकर कोई चाल चली होगी या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। वह तो खुद दिमाग से थोड़ी बेवकूफ़ और नासमझ है। अचानक 50 लोगों का ऑर्डर सामने देखकर वह बुरी तरह डर गई होगी और घबराहट में उसके हाथ पांव फूल गए होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि राही ने खुद अपनी मर्जी से उस अनुपमा जोशी को कैफे में मदद के लिए नहीं बुलाया होगा। असल में उस अनुपमा जोशी की तो पुरानी आदत है, उसे दूसरों पर जबरदस्ती एहसान करना, अपनी महानता दिखाना और सब पर अपना हक जताना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो खुद मौके का फायदा उठाकर जानबूझकर वहां आई होगी। मोटिबा आगे कहती है कि सच मान, उस वक्त मुझे भी शाह परिवार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इसी गुस्से में मैंने राही को कितनी कड़वी बातें सुना दी थी। अब देख टिंकू, आगे तेरी मर्जी है कि तू जाकर राही से फिर से लड़ाई करना चाहता है या उससे शांत दिमाग से बात करना चाहता है, लेकिन एक बात याद रख कि राही तुझसे बहुत प्यार करती है। फिलहाल राही शारीरिक रूप से तो कमजोर है ही, उसका मन भी बहुत कमजोर है और वह अपनी बीमारी से भी जूझ रही है। ऐसे में मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं अनुपमा उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके भोले मन को अपने पक्ष में न वर्गला दे। अगर राही उस अनुपमा जोशी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई तो वह कोई भी गलत कदम उठा सकती है और क्या पता वह गुस्से में हमारा ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। मोटिबा की यह बात सुनते ही प्रेम का गुस्सा भड़क उठता है और वह बेहद कड़े लहजे में बोलता है कि मोटिबा, जिसे ये घर छोड़कर जाना है वह शौक से चला जाए। मैं ये बात एक नहीं बल्कि 100 बार बोल चुका हूँ कि जो कोई भी उस अनुपमा जोशी का साथ देगा उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब तक तो मैंने अपने और उस औरत के बीच सिर्फ एक अदृश्य लकीर खींची थी, लेकिन अगर राही या किसी और ने भी उस औरत का पक्ष लेने की कोशिश की तो मैं बीच में एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दूंगा जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि मोटिबा, अनुपमा जोशी का आसान लेने वाला प्रेम अब मर चुका है और राही ने जो कुछ भी किया वह सरासर धोखा था। मैं राही की इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगा। प्रेम का ऐसा रूप देखकर मोटिबा मन ही मन खुश होती है, लेकिन बाहर से चिंता दिखाते हुए बोलती है कि प्रेम, तू मेरी बात की गहराई को समझ क्यों नहीं रहा है? तू असल में जाने अनजाने अनुपमा जी के बुने हुए जाल में फंसता जा रहा। दिग्विजय माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अनु से कहता है कि अनुपमा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे आज के माहौल में ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि आज दिन भर बहुत ज्यादा तमाशा हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो आज एक बात पर मुझे बहुत तेज हंसी आई जब वो प्रेम गुस्से में एक छोटी सी मोमबत्ती हाथ में लेकर साक्षात देवी समझकर आपकी आरती उतार रहा था। दिग्विजय की बात सुनकर अनु के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है कि अच्छा सर, आपको सिर्फ उस बात पर हंसी आई थी। मुझे तो असल में उस समय बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी जब प्रेम उंगली दिखाकर शीश शीश करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अनु और दिग्विजय कैफे की सारी चिंताओं को भूलकर इन्हीं पुरानी बातों को याद करके जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और काफी देर तक हंसते रहते हैं। अनु हंसते हुए दिग्विजय की तरफ देखती है और भर आए आवाज में बोलती है कि थैंक यू सो मच दिग्विजय सर। मेरे दिमाग में चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन क्यों ना चल रही हो, मेरा मन चाहे कितना भी भारी और उदास क्यों ना हो, लेकिन आप न जाने कैसे अपनी बातों से मेरे होठों पर हमेशा हंसी ले ही आते हैं। दिग्विजय बहुत ही शालीनता से जवाब देता है कि अनुपमा जी, मैं तो हमेशा दिल से यही चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहें। जब से आपने मुझे मेरी खोई हुई खुशियाँ लौटाए हैं तब से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखूं। और सच कहूँ तो जो इंसान खुद अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए जी देता है उसे तो हमेशा खुश रहने का पूरा हक बनता ही है। अब हम देखते हैं कि प्रेम भारी मन से अपने कमरे में दाखिल होता है जहाँ राही पहले से ही अंधेरे में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। प्रेम जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाता है
राही तुरंत रोते हुए उसे रोक देती है और बोलती है कि प्लीज प्रेम, कमरे की लाइट ऑन मत करना, क्योंकि जब चारों तरफ तेज रोशनी होती है तो इंसान का ध्यान असली बात से भटक जाता है और बाकी चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन इस समय मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी इस सॉरी पर हो जो मैं दिल से तुमसे मांग रही हूँ। राही आगे बढ़कर प्रेम के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्रेम, मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका है। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी खता हुई है, लेकिन मैं तुमसे आज ये पक्का वादा करती हूँ कि मैं भविष्य में कभी भी इस तरह कमजोर नहीं पड़ूंगी। कैफे के काम में मुझे जो कुछ भी नहीं आता, मैं दिन रात कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करके वह सब कुछ सीख लूंगी, ताकि हम दोनों इस कैफे के असली और आत्मनिर्भर पार्टनर्स बन सकें। जब हम दोनों खुद सब संभाल लेंगे तो हमारे बीच किसी भी तीसरे इंसान की जरूरत कभी नहीं होगी। राही उम्मीद भरी नजरों से अपना हाथ प्रेम की तरफ बढ़ाती है और भावुक होकर कहती है कि प्रेम, तुम मुझसे इस बात का वादा ले लो और फिर मेरे साथ वहां चलो जहां हम दोनों ना तो कोई बिजनेस पार्टनर हो और ना ही कोई पति पत्नी हो, बल्कि सिर्फ और सब कुछ भूलकर एक दूसरे का सच्चा प्यार हो। राही नम आंखों से बस प्रेम के चेहरे को निहारे जा रही होती है और उम्मीद करती है कि प्रेम उसका हाथ थाम लेगा, लेकिन प्रेम बिना कोई वादा किए या बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रेम के इस तरह चले जाने से राही का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक कमरे के बाहर से प्रेम की रोमांटिक आवाज गूंजती है कि राही, तुम अपने इस प्यार को और कितना इंतजार करवाओगी। राही चौंककर आंसू पोंछती है और बाहर आकर देखती है कि प्रेम कमरे के बाहर उसके बनाए हुए खूबसूरत टेंट के अंदर जाकर आराम से बैठ गया है। प्रेम को वहां देखकर राही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत दौड़कर टेंट में प्रेम के पास जाकर बैठ जाती है और उसे पूरी ताकत से गले लगा लेती है। वह रोते हुए कहती है कि प्रेम, आई लव यू सो मच। तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम राही को खुद से थोड़ा अलग करता है और बेहद संजीदगी से कहता है कि राही, तुम्हारा ये साथ ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच तो ये भी है कि राही, तुम ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो। आज कैफे में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से हमारे दुश्मनों को मेरी इस कमजोरी के बारे में अच्छे से पता चल गया है। राही, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें खोने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें मेरी एक और सच्चाई भी पता होनी चाहिए। मेरा प्यार जितना गहरा और सच्चा है, उन लोगों के लिए मेरी नफरत भी उतनी ही ज्यादा गहरी और भयानक है। बंकू चुपके से दिग्विजय के पास आता है और बहुत ही दुखी मन से बोलता है कि दिग्विजय सर, मैं इस घर के बाकी लोगों को बोलकर या विदा लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने सबसे बात की तो मेरी हिम्मत जवाब दे देगी और भावना में बहकर मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए यही सबसे अच्छा होगा कि मैं बिना किसी को बताए अभी के अभी चुपचाप यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊं। बंकू भरे मन से अपने कमरे की तरफ जाता है और अपना सामान समेटने लगता है, लेकिन ईशानी की नज़र उस पर पड़ जाती है। ईशानी तुरंत आरती छोड़कर बंकू के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ आती है। बंकू जब अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है तो ईशानी उसका रास्ता रोक लेती है और गुस्से तथा दुख के मिले जुले लहजे में बोलती है कि क्या हुआ बंकू, इस तरह डरकर पीठ दिखाकर क्यों भाग रहे हो? तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम अपने दिग्विजय सर के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, फिर आज ऐसा क्या हो गया? बंकू अपनी नजरें झुकाकर बेहद लाचारी से बोलता है कि ईशानी, मेरा यहाँ से दूर जाना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे अनु दीदी से, सर से और इस घर के हर एक शख्स से बहुत दूर चले जाना होगा। ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूछती है कि बंकू, तुमने सबका नाम लिया लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम जाते जाते मेरा नाम तक ले सको? बंकू भावुक होकर कहता है कि ईशानी, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सच कहूँ तो अपनी खुद की जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि तुम अपनी आलीशान दुनिया की एक खूबसूरत प्रिंसेस हो और मैं अपनी इस अदनी सी दुनिया का एक मामूली नौकर हूँ, एक ऐसा नौकर जिसे शायद अंग्रेजी में प्रिंसेस की सही स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। अभी उन दोनों के बीच ये बहस चल ही रही होती है कि अचानक पूरे घर में जोर जोर से थाली बजने की आवाज़ सुनाई देती है। बंकू और ईशानी चौंककर बाहर आते हैं और देखते हैं कि खुद अनुपमा बीच आंगन में खड़ी होकर चम्मच से थाली को जोर जोर से पीट रही है। अनु थाली बजाते हुए पूरे उत्साह से चिल्लाती है कि सुनो सुनो सुनो, सारे घरवाले इकट्ठा हो जाओ। बात चिढ़कर मुंह बनाती है और बोलती है कि अरे अनु, हमने कान खोलकर सुन लिया है कि राही और प्रेम के बीच सुलह हो गई है।
अब इसमें ऐसा क्या नया हो गया जो तू सुबह सुबह पूरे घर का सिर खाने के लिए इस तरह थाली पीट रही है? अनु हंसकर जवाब देती है कि वाह बा, आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक बात के लिए थाली बजा रही हूँ? असल में आज हमारे घर में सिंगल नहीं बल्कि डबल खुशखबरी आई है। पाखी पास खड़े तोशु के कान में फुसफुसाते हुए बोलती है कि तोशु भाई, मुझे तो मम्मी की इस जरूरत से ज्यादा खुशी को देखकर अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तोशु भी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि डर तो पाखी मुझे भी बहुत लग रहा है। जब इस घर में सिर्फ एक सिंगल खुशी आती है तो मम्मी सबके सामने मेरी इज्जत उतार देती है। मुझे डर है कि कहीं इस डबल खुशखबरी के चक्कर में यह आज मेरे कपड़े ही ना उतरवा दें। इस बीच अनु खुशी के मारे पूरे घर में घूम घूम कर डांस करने लग जाती है। बापूजी अनु को नाचते देख मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा अनु, हमें भी तो वो दूसरी खुशखबरी बता दो ताकि हम बूढ़े लोग भी तुम्हारे साथ थोड़ा नाच लें। अनु नाचते हुए बोलती है कि बापूजी, बात ही कुछ ऐसी है कि आज तो सबको डांस करना ही पड़ेगा। अनु दिग्विजय की तरफ इशारा करके मजाक में कहती है कि दिग्विजय सर, आज से आप बापूजी को रोज एक्स्ट्रा योगा करवाना शुरू कर दीजिए ताकि ये लोग जल्दी से एकदम फिट और तंदुरुस्त हो जाएं। फिर अनु किंजल और माही की तरफ मुड़ती है और आदेश देती है कि तुम दोनों लड़कियों को आज से ही एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस रेडी करनी होगी। इसके बाद वह उत्साह में कहती है कि मैं अभी परी को कॉल करके बोल देती हूँ कि उसे हमारे लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करनी है, क्योंकि बहुत जल्द हमारे इस घर में शहनाई बजने वाली है। शहनाई शब्द सुनते ही पाखी के कान खड़े हो जाते हैं और वह हैरान होकर पूछती है कि शहनाई? अनु गर्व से कहती है कि हाँ पाखी, हमारे घर में बहुत जल्द एक पवित्र शादी होने वाली है। सच में, इस घर की चारदीवारी के भीतर फिर से एक बार दो प्यार करने वाले सच्चे लोग हमेशा के लिए एक साथ आने वाले हैं। अनु की यह बात सुनकर पीछे खड़े प्रेरणा और अंश के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। बा हैरान और परेशान होकर बीच में टोकती है और पूछती है कि अरे अनु, पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता कि कौन से दो प्यार करने वाले लोगों की बात कर रही है तू? अनु मुस्कुराकर कहती है कि एक मिनट रुकिए बा, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद अनु दौड़कर अंदर जाती है और हाथ में लाल गुलाब के सुंदर फूलों की थाली लेकर आती है। वह सबके सामने आकर कहती है कि क्या आप सब जानना चाहते हैं कि वह दो खुशनसीब लोग कौन हैं? तो सुनिए, एक तो है मेरा प्यारा अंश, मेरा बगुड़ा, मेरा सबसे लाडला बेटा, और दूसरी है हमारी प्यारी प्रेरणा। ये बोलते ही अनुपमा पूरे प्यार से अंश और प्रेरणा के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश करने लग जाती है। जैसे ही बा के कानों में अंश और प्रेरणा की शादी की बात पड़ती है, बा के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वह भयंकर टेंशन में आ जाती है। घर के बाकी सभी लोग इस बात से बेहद खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तोशु और पाखी के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगती हैं और वे दोनों इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। पाखी गुस्से में तोशु की तरफ देखकर कहती है कि तोशु भाई, ये सब हमारे पीछे कब और कैसे हो गया? बापूजी पाखी को डांटते हुए बोलते हैं कि जो भी हुआ, जब भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यह एक बहुत ही नेक और अच्छी बात है, और तुम दोनों भाई बहन हर शुभ काम में अपनी ये काली नज़र और टोक लगाना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि अंश और प्रेरणा आगे बढ़ते हैं और पूरी श्रद्धा से झुककर अनुपमा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। अनु भावुक होकर उन दोनों के सिर पर हाथ रखती है और फिर उन दोनों को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद ये दोनों बापूजी के पास जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। बापूजी भी बेहद खुश होकर उन दोनों को दिल से दुआएं देते हैं। आखिरकार अंश और प्रेरणा धीरे धीरे चलकर बा के पास आते हैं और आशीर्वाद के लिए उनके पैर छूने के लिए झुकते हैं, लेकिन बा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है और वह चिढ़कर अपने पैर पीछे खींच लेती है, क्योंकि वह अंदर से इस शादी के सख्त खिलाफ होती है और प्रेरणा को किसी भी कीमत पर अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करना चाहती। बा को इस तरह नाटक करते देख अनु उनके पास आती है और शांति से समझाते हुए कहती है कि बा, इस शुभ मौके पर इतनी ज्यादा परेशान मत होइए, आप बस अपना बड़ा दिल खाए और चुपचाप इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अनु के समझाने पर बा अनिच्छा से भारी मन से उन दोनों को बोलती है कि ठीक है, सुखी रहो। बापूजी माहौल को संभालने के लिए चिल्लाकर कहते हैं कि अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, अब कोई तो जाकर किचन से मिठाई लेकर आओ। बनकू तुरंत अपनी लाचारी भूलकर कहता है कि हाँ बापूजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ईशानी भी उसका साथ देने के लिए कहती है कि और मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इधर बापूजी बड़े प्यार से अंश को अपने पास बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर भावुक होते हुए कहते हैं कि मेरा अंश मेरा सबसे अच्छा और समझदार बच्चा है। तू स्वभाव में बिल्कुल अपनी इस बूढ़ी दादी पर गया है,
तेरी जिंदगी का ये कड़वा सच है कि तेरी लाइफ में जब भी खुशियों का कोई सिक्का आता है तो तेरी जेब में पहले से एक सुराग होता है, जिसकी वजह से वो सिक्का ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और गिर जाता है। बापूजी की यह उदास बात सुनकर किंजल तुरंत बीच में बोलती है कि नहीं बापूजी, आप गलत सोच रहे हैं। इस बार अंश की जिंदगी में कोई छोटा मोटा सिक्का नहीं आया है, बल्कि इस बार तो कान्हा जी ने उसकी लाइफ में सीधे एक ब्लैंक चेक भेजा है। माही भी किंजल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हाँ बापूजी, एक ऐसा ब्लैंक चेक जिसमें अब अंश अपनी जिंदगी की सारी खुशियां खुद अपनी मर्जी से भर सकता है। बापूजी अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि इस बच्चे ने इतनी छोटी सी उम्र में ही पूरे शाह परिवार की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली है। इसका ये जो काका तोशु है ना, यह आज तक उम्र से तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से कभी बड़ा नहीं हो पाया, और शायद तोशु के इसी बचपने और नासमझी की वजह से हमारा अंश इतनी कम उम्र में ही वक्त से पहले इतना बड़ा और मैच्योर हो गया। अनुपमा बड़े लाड से अंश और प्रेरणा के सामने आती है और किसी की बुरी नज़र ना लगे इसलिए उन दोनों की नज़र उतारते हुए बोलती है कि भगवान करे तुम दोनों की इस पवित्र खुशी को इस दुनिया में कभी किसी की नज़र ना लगे। दिग्विजय वहां का पारिवारिक माहौल देखकर चुपचाप मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ कैफे के एक कोने में पाखी और तोशु आपस में खुसर पुसर कर रहे होते हैं। पाखी तोशु से चिढ़कर पूछती है कि तोशु भाई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कब हो गया। अंश और प्रेरणा का ये चक्कर कब से चल रहा है? मैंने तो आज तक इन दोनों को कभी आपस में ढंग से बात करते हुए भी नहीं देखा है। तोशु चिढ़कर ताना मारता है कि हाँ पाखी, तुमने बात करते नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब सीधे इन दोनों को मंडप में 7 फेरे लेते हुए लाइव देख लेना। पाखी गुस्से में कहती है कि यह प्रेरणा लड़की भी बड़ी चालाक है। पहले तो ये कोठारी हाउस में पैर जमा कर बैठी थी और वहाँ प्रेम के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, और अब जब वहाँ दाल नहीं गली तो यहाँ हमारे घर में आ गई और सीधे अंश से शादी करना चाहती है। मुझे तो इस पूरी कहानी में कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ और साजिश जरूर नजर आ रही है। तोशु थके हुए लहजे में कहता है कि अब जो भी हो, शादी तो हो ही रही है। पाखी अपना शातिर दिमाग चलाते हुए कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह सब कुछ मम्मी का ही किया धरा होगा। मम्मी खुद भले ही कोई काम ना करें, लेकिन दूसरों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें पट्टी पढ़ाने में वो एक्सपर्ट हैं। नसीहत सुनकर ईशानी चिढ़ जाती है और साफ मना करते हुए बोलती है कि दिग्विजय सर, अगर आप अनुमा की फिक्र कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए। दिग्विजय हैरान होकर पूछता है कि क्या मतलब? ईशानी बंकू का हाथ थामकर कहती है कि मतलब साफ है सर, मैं किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि बंकू मुझसे और इस घर से दूर कहीं जाए। आज तक सिर्फ बंकू की गरीबी और उसकी लाचारी देखी होगी, लेकिन मैंने बहुत करीब से बंकू के ऊंचे गुण और उसका साफ दिल देखा है। इसके बाद ईशानी पूरे शाह परिवार के सामने एक ऐसा कदम उठाती है जिससे वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। ईशानी बिना किसी डर या शर्म के सबके सामने आगे बढ़ती है और बंकू के पास जाकर उसका हाथ पूरी मजबूती से थाम लेती है। ईशानी बंकू का हाथ पकड़कर पूरे शाह परिवार के सामने चिल्लाकर घोषणा कर देती है कि आज सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैं इस बंकू से बेपनाह प्यार करती हूँ और इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ईशानी के मुंह से यह बात सुनते ही पूरे शाह हाउस में मानो बम फूट जाता है। अनुपमा, बापूजी, तोशु और किंजल समेत परिवार का हर एक सदस्य हैरान परेशान होकर अपनी उंगलियों तले दांत दबा लेता है। हालांकि वहां खड़े दिग्विजय को इस बात का पहले से ही पता होता है, इसलिए उसके चेहरे पर हैरानी का एक भी भाव नहीं आता और वह शांत खड़ा रहता है। इस प्रकार आज एक ही दिन में ईशानी और अंश इन दोनों बच्चों के अपने प्यार के फैसलों की वजह से शाह फैमिली के भीतर एक ऐसा भयंकर और ऐतिहासिक महातमाशा खड़ा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अब एक तरफ तो बाढ़ कर खड़ी हो जाती है कि वह किसी भी कीमत पर अंश और प्रेरणा की शादी नहीं होने देंगी, तो दूसरी तरफ पाखी गुस्से से अंधी हो जाती है कि वह अपनी बेटी ईशानी की शादी इस गरीब बंकू से कभी नहीं होने देगी। इस महासंग्राम में बाभी पूरी तरह पाखी का साथ देने लगती है और दोनों मिलकर अनु के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। आगे आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा अब अपने बच्चों के प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बा और पाखी की इस जुगलबंदी का सामना कैसे करेगी।